नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारी लाइव क्लास में स्वागत है। आज हम यहाँ पे राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर 2023 इसको ध्यान में रखते हुए और आज अपनी ये लाइव क्लास भाई पहली नंबर क्लास है। ठीक है, कौन सी नंबर क्लास है? पहली नंबर क्लास है। यानी हम इसके अंदर आपके सिलेक्शन वाला क्वेश्चन पेपर है वो लेके आए हैं, पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवाएंगे। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपना राजस्थान जीके से है और वो है कि पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, वह शैली कौन सी है? तो देखिए, पशु पक्षियों जिनको विशेष स्थान मिला है, ये शैली आप सभी जानते हैं, बूंदी चित्र शैली है। तो राइट आंसर इसमें सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो है कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार कौन था? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा है कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल के अंदर 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार, और इनका नाम क्या था? देखिए, जो नसरुद्दीन था, नसरुद्दीन जिसको निसर्दी भी बोलते हैं, कई जगह आप पढ़ोगे तो आपको निसर्दी लिखा हुआ मिलेगा, निसर्दी या नसरुद्दीन। ठीक है, ये थे। और भी इनका जो विकास है, चावंड चित्रशैली है, इसका विकास है ये एक तो महाराणा प्रताप के समय हुआ था। ठीक है, महाराणा प्रताप हुआ और महाराणा प्रताप के बाद में इनका पुत्र कौन था? अमर सिंह। एक अमर सिंह के समय हुआ। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप और अमर सिंह इनके समय हुआ और रागमाला का जो चित्र बनाया गया था वो अमर सिंह के समय बनाया गया था। ये आप याद रख सकते हैं। राजस्थान की जलवायु है वो किस प्रकार की है? और जसराज जी, स्वागत है जी आपका क्लास में। देखिए, राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है। किस प्रकार की जलवायु है राजस्थान की? राजस्थान की गर्म और शुष्क जलवायु है। राजस्थान 23.12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से बात करें, उत्तरी अक्षांश है ये है इसका, उत्तरी अक्षांश से और 30 तक हो जाएगा। और देशांतर की बात करें तो ये देशांतर है 6930, पूर्वी देशांतर है, यहाँ से हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है और यहाँ पे 30। ठीक है, तो ये आप अक्षांश है वो भी जरूर याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर है वो आप बता सकते हैं और राइट आंसर इसका हो जाता है, देखिए, सामान्यतः राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेश है उनमें बांटा गया है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा है आंध्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आंध्र जलवायु प्रदेश। तो टोटल हम कह सकते हैं कि 5 है वो। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? देखिए, राजस्थानी संस्कृति है उसमें भाई ओलंदी है वो क्या है? तो ओलंदी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, विमल जी पटेल, स्वागत है जी आपका क्लास में। ठीक है जी, देखिए ओलंदी ये क्या है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ओलंदी ये नववधु थी जो उस समय पहले शादी की जाती थी, वो नववधु की बात कर रहा हूँ। नववधु है ना, उसके साथ जाने वाली जो लड़की है उसको ओलंदी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओलंदी कहा जाता था नववधु के साथ जाने वाली लड़की। साथ में यहाँ पे एक प्रथा और है कि भाई जो डावरिया प्रथा है। ठीक है, डावरिया प्रथा क्या होती है कि राजपूत समाज है ना, उसमें शादी के होती थी, उसमें दहेज के रूप में जो कुंवारी कन्याएं दी जाती थी वो डावरिया कहलाती थी। क्या कहलाती थी? डावरिया कहलाती थी। अब देखो, डावरिया और ओलंदी में फर्क है। डावरिया तो क्या होता है कि राजपूत समाज के अंदर पहले, अब तो कौन सी है, पहले बात है राजा महाराजा की, अब तो यार शादी होना ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, तो वो बात पहले की है, जब राजा महाराजा जब शादी करते थे तो महारानी के साथ में, उनके साथ में कुंवारी लड़कियां हैं वो भी भेजी जाती थी और वो डावरिया कहलाती थी। इसी प्रकार ओलंदी होती है भाई, अगर नववधु है, शादी हुई है, उसके साथ में कोई भी घर से जो लड़की जाती है उसको ओलंदी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। अगला अपना क्वेश्चन है कि जयपुर की प्रसिद्ध लहरिया वाली पगड़ी क्या कहलाती है? जो जयपुर है उसमें जो प्रसिद्ध लहरिया की जो पगड़ी है वो क्या कहलाती है? देखो,
जयपुर में जो लहरिए की पगड़ी है वो कहलाती है राजशाही। क्या कहलाती है? राजशाही कहलाती है। ठीक है जी, राजशाही ये कहलाएगी। अब इसके अलावा बात आ गई भाई यहाँ पे कि 5 रंगों की पगड़ी है, उसको क्या कहेंगे? तो 5 रंग की पंचरंगी हो जाएगी, या पेचा कह दो आप उसको, पग कह दो। ठीक है, ये जयपुर घराने में अधिक थी। और देखो भाई बसंती रंग है, बसंती रंग वो शुभ अवसर पर पहना जाता है, और बलिदान के समय केसरिया रंग की पगड़ी है वो बांधी जाती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और अपनी देखो क्लास में तो यार देखो जसराज जी, विमल जी, आपका आंसर आ रहा है। नहीं, मेरे भाई है उनके बीच में भी क्लास को शेयर करो, क्योंकि बहुत दिनों बाद में क्लास स्टार्ट की है, लगभग 2 महीने हो गए होंगे। ठीक है, काम की अधिकता की वजह से नहीं ले पाए थे। तो आप क्लास को शेयर जरूर अपने दोस्तों में कर दो, ताकि उनको भी पता चल जाए कि हाँ सर ने आजकल क्लास शुरू कर दिया। देखिए, रेशमी घाघरों पर मीनाकारी किस शहर की प्रसिद्ध है? तो रेशमी घाघरे हैं, उन पर मीनाकारी की बात करें तो ये जयपुर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखो मीनाकारी की कला है ना, ये जयपुर के महाराजा जो मानसिंह है, मानसिंह, ये आप याद रख सकते हैं भाई। मीनाकारी है वो किन के द्वारा लाई गई है? मानसिंह के द्वारा लाई गई है। कहाँ से लाई गई है? लाहौर से लाई गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है कि जयपुर में मीनाकारी किन के द्वारा लाई गई? तो जयपुर में मीनाकारी लाई गई भाई मानसिंह के द्वारा। कहाँ से लाई गई? लाहौर से लाई गई। तो ये इतना अपन को ध्यान रहना चाहिए। और रेशमी घाघरों पर मीनाकारी के लिए जयपुर शहर है वो प्रसिद्ध है, ये हमें याद रहेगा, इतना खूब है। आदिवासी महिलाओं का चांदी का हार, उसको क्या कहा जाता है भाई? आदिवासी महिलाएं हैं, चांदी का हार पहनती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अपन देखते हैं क्या है। तो देखो, आदिवासी महिलाओं का चांदी का हार है, ये कहलाता है हालरो। क्या कहलाता है भाई? हालरो कहलाता है। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। कौन सा अभ्यारण्य मानव आवाज की नकल करने वाले तो गागरोनी तोते, और गागरोनी तोते का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलेक्जेंड्रिया पेराकीट। ये कहाँ का ठीक है, अमित जी कह रहे हैं गुड गुड इवनिंग सर जी। आप आगे हम बहुत खुश है। अरे अमित जी, आपके कहने पे आया हूँ, समझ लीजिएगा। कब से आने का प्रयास कर रहा था और फाइनली आज क्लास शुरू कर पाए हैं। ठीक है, देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दरा अभ्यारण्य। ठीक है, हीरामन तोता इसका स्थान, हीरामन तोता इसे कहते हैं। ठीक है, हीरामन तोता। और स्थानीय भाषा में इसे हिंदुओं का आकाशलोचन भी कहते हैं, और टुईया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टुईया है वो, इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। हिंदुओं का आकाशलोचन इत्यादि नामों से जाना जाता है ये तोता। और राइट आंसर हो जाएगा दरा अभ्यारण्य में ये पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलेरी पाई जाती है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां उड़न गिलेरी पाई जाती है, तो ये कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ पे आपको उड़न गिलेरी देखने को मिल सकती है, और ये अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। वैसे तो देखो, इस अभ्यारण्य को कहा जाता है कि ये प्रतापगढ़ के अंदर है, और प्रतापगढ़ के साथ साथ में अगर हम इसमें ये बोल दें कि भाई चित्तौड़गढ़ में भी है ये, तो कोई गलत नहीं है। मतलब किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम प्रतापगढ़ और हम कह सकते हैं कि भाई चित्तौड़गढ़। तो इसमें दोनों में राइट क्या हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों ऑप्शन एक साथ आपको देंगे नहीं वैसे। तो कहाँ पे है सीता माता अभ्यारण्य, आप याद रख सकते हैं। डी आंसर इसमें राइट आंसर है। बिल्कुल विमल जी, आपने राइट आंसर दिया है। अब एक क्वेश्चन जो आता है ना, बहुत जने गलत करते हैं, वो ये आता है कि चित्तल की मातृभूमि, चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है सीता माता अभ्यारण्य को। और कई जने ऐसे हैं कि जो चित्तल की मातृभूमि इसको नहीं बताएंगे, ताल छापर को बता देंगे। क्यों? चिंकारा पढ़ा हमने, काले हिरण पढ़े हैं, तो इस वजह से चित्तल की मातृभूमि है वो सीता माता अभ्यारण्य है, ये आप याद रखें। लोक नृत्य से क्या आश्चर्य है भाई? लोक नृत्य का मतलब क्या है? तो लोक नृत्य का सीधी सी बात आ रहा है कि प्राचीन समय से जो चला आ रही नृत्य परंपरा है वो लोक नृत्य है। ठीक है, तो हाँ, जाखम बांध भी है, बिल्कुल प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल। आप यहाँ सीता माता अभ्यारण्य से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपन।
प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा। राजस्थान राज्य एक नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत। अब राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो सीधी बात है उस समय गीत भी कौन सा गाएंगे? घूमर गाएंगे। राजस्थान का नृत्य कौन सा है? घूमर। तो घूमर करते समय घूमर गीत गाएंगे। द आंसर हो जाएगा भाई इसमें। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। आज बहुत ज़्यादा कभी आपको हार्ड क्लास मिलेगी, कभी इजी मिलेगी, तो बस इंजॉय कीजिए, क्लास देखिए। माध्यमिका किस जिले में स्थित है? माध्यमिका किस जिले में स्थित है? देखो, माध्यमिका, माध्यमिका किस जिले में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर। किस जिले में स्थित है? माध्यमिका चित्तौड़गढ़ जिले में है। ए आंसर इसमें राइट आंसर है। किस जिले में स्थित नहीं है, माध्यमिका किसका नाम था, या ये इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंसोदिया सरदार के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या की गई। सिंसोदिया सरदार के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या की गई। तो यह हत्या की गई है 1437 ईस्वी के अंदर। सिंचाई विभाग राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग होकर कब प्रभाव में आया? देखो, सिंचाई विभाग है वो सार्वजनिक कार्य विभाग है, उनसे अलग हो गया और अस्तित्व में आया 1949 के अंदर। तो ध्यान रख लेना, सिंचाई विभाग सार्वजनिक कार्य विभागों से अलग होकर 1949 के अंदर अस्तित्व में आया था। ठीक है। और सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना कोटा के अंदर की गई है 1984 के अंदर। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल से मुख्यतः कौन सी जिलों को आपूर्ति की जाएगी? देखो, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल है, इससे मुख्यतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जा रही है या जाएगी? इसका आंसर हमें देना है। तो राइट आंसर हो जाता है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट केनाल। ये भैया बीकानेर और नागौर के लिए है। इसमें राइट आंसर हम क्या करेंगे? ए आंसर करेंगे। और जो तेजाजी लिफ्ट नहर है, तेजाजी लिफ्ट नहर है, ये भैया बीकानेर के लिए केवल। किसके लिए है? बीकानेर के लिए। क्योंकि तेजाजी क्या है, एक्चुअल में नागौर से प्रसिद्ध रहे हुए हैं, तो कई जने इसको गलती से नागौर कर देते हैं। भाई नागौर के लिए नहीं है, बीकानेर, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। देखिए, जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा का को केरोसिन डालकर कब जला दिया गया था? बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। और इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है कि आजादी के दीवाने, बुक लिख रहा हूं, बुक के नाम लिख रहा हूं मैं। एक तो मैं लिख रहा हूं आजादी के दीवाने। यार पता नहीं, बहुत दिन बाद में क्लास ले रहा हूं ना, लिखने में ही नहीं आ रहा है। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, और एक था जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, तीन बुक लिखी थी, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, सागरमल गोपा ने। और तीनों के बारे में हर ना हर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जरूर है। किनके द्वारा लिखी गई है? सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है। 6 साल की इन्हें सजा दी गई थी और इनको जो गुमान सिंह जो जेलर था, उन्होंने क्या किया भाई, केरोसिन तेल डाला और अनुमानसिक यातनाएं देते हुए इन्हें जला दिया गया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1996। उनको गिरफ्तार किया था 25 मई 1941 को। तो लगभग 6 साल आप याद रख सकते हैं। देखो, रेगी जाल्ट कैल्डोफ भारत सरकार के गृह सदस्य की हत्या करने की योजना किनके द्वारा बनाई गई? देखो भाई, रेगी जाल्ट किडोफ भारत सरकार के गृह सदस्य की हत्या करने की योजना है ना, ये बनाई गई है प्रताप सिंह बारट के द्वारा। प्रताप सिंह बारट पुत्र थे केसरी सिंह बारट के, याद रख सकते हैं आप। और इनका एक कथन है,
जेल में इनको क्या कि प्रलोभन दिया गया था, और उस दौरान इन्होंने कहा था कि मेरी माँ को तो रोने दो, जिसे सैकड़ों माताओं का ना रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो ये मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक होगा। ये वाक्य था इनका, प्रताप सिंह बारठ का। ये आप याद रख सकते हैं। इससे आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस संत की वाणी श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है? इसका आंसर दीजिएगा। अमित प्लीज सभी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, फेवरेट है, आइडियल है। हाँ भाई, सभी जने कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल, सबको बताइए कि भाई अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है। देखिए राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा संत हरिदास जी। ठीक है, ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदनी चेरी मेला कहां पर आयोजित होता है? चंदनी चेरी मेला कहां पर आयोजित होता है? तो देखिए, चंदनी चेरी मेला है ना, ये देशनोक बीकानेर फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को आयोजित होता है। कहाँ पे होता है? देशनोक बीकानेर के अंदर चंदनी चेरी मेला होता है फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर है। देखो, कुंभा के समय बना हुआ सबसे विशाल मंदिर है वो कौन सा है? ठीक है, अमित जी का आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल, अने भी मेरे भाई आंसर दो, आंसर रुकने नहीं चाहिए। तो राइट आंसर यहां से हो जाता है रणकपुर का मंदिर। 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? देखो, 1567 के अंदर, और 1567 के अंदर तो भाई अकबर के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग घेरा गया था। उस समय तो भाई उदय सिंह था वहां का। ठीक है ना, तो मेवाड़ का तीसरा शाखा याद रख सकते हैं आप। पहला तो हुआ था 1303 के अंदर, दूसरा हुआ था 1534 में, और चौथा हुआ था भाई 1567 में। सॉरी, तीसरा, माफ कीजिए मैंने चौथा बोल दिया, तीसरा हुआ था 1567 में। तो तीन शाखे हुए, आप याद रख सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और यहाँ से भैया जब ये आक्रमण हुआ था ना, उस समय उदय सिंह वहां से निकल गए थे दुर्ग से, तो ये हुआ उनके समय ही है, घेराव के समय आप कह सकते हैं। ठीक है, लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है। लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और लक्ष्य जी बहुत अच्छा आंसर आया है आपके भी। ठीक है, देखिए, लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है चौबाली। क्या कहलाता है? चौबाली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रखना, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? देखिए, ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार के समय हुआ। किसके समय हुआ है? वत्सराज प्रतिहार के समय हुआ है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 24 में ए आंसर। ठीक है, 24 में ए आंसर आपके हो जाएगा। तो ए आंसर यहां से राइट कर देते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी। आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी। आबू के परमार है, उनकी वैभव युक्त राजधानी है, ये थी चंद्रावती। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? और देखो, इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। पहले तो ये बताओ, स्पीड फास्ट है या धीमे है? अगर आपको लगता है धीमे है तो थोड़ा फास्ट हो जाएंगे, फास्ट है तो धीमे हो जाएंगे। देखो, महाराज राणा भुवानी सिंह, ठीक है,
भवानी सिंह है ना, ये कला और संगीत का बड़ा महान आश्रयदाता शिव हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में तो है। सत्य कथन को हमें छांटना है और फिर हमें बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि डूंगरपुर जिले के भिलोड़ा गांव में पत्थरों की होली खेलने की परंपरा है। बिल्कुल राइट है। ग्रासिया लोग अनाज का भंडारण मिट्टी की कोठियों में करते हैं, जिन्हें सोहरी कहा जाता है। ये भी राइट है। ग्रासियों के अधिकतर त्योहार फसल से संबंधित होते हैं। बिल्कुल राइट है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए, आंसर दिए हुए हैं, वो सारे सही है। अगला है, नसीराबाद छावनी में विद्रोह में किस सैनिक अधिकारी की हत्या कर कूच कर दिया गया था? देखो, नसीराबाद छावनी के अंदर है ना, हत्या किसकी की गई थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई और उसके बाद में नसीराबाद छावनी से ये निकल गए थे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नसीराबाद छावनी के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 28 मई। कब हुआ था? 28 मई 1857 को ये हुआ था। 1857 क्रांति राजस्थान में यहाँ से स्टार्ट हो गई थी भाई साहब। और स्टार्ट यहाँ पे हुई थी, न्यूवरी नामक जो सैनिक अधिकारी है इसको मार दिया गया था। उसके बाद में यहाँ की सेनाएं, जो सैनिक थे, वो दिल्ली की ओर कूच कर गए और मेरठ क्रांतिकारियों के समान इन्होंने भूमिका अदा की और दिल्ली की ओर बढ़ गए और वहां चले गए। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, दुर्सा आडा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप जिनको भी इसका आंसर आ रहा है वो जरूर मुझे आंसर दे इसका। दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कर्नल टोड है, उनके द्वारा इस काव्य में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया है। 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। इसके अलावा बेलीकर्षण रुक्मणीरी किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया है। इसको कहा गया भाई पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित ग्रंथ है जो बेलीकर्षण रुक्मणी है, उसको दूसरा आडा ने पांचवा वेद, और कर्नल जेम्स टोड ने इस काव्य में या ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया है। इसके अलावा जो डॉक्टर टेशी तोरी थे, उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स का है, डिंगल का हॉरेंस का है। तो ये भी आप याद रख लेना, डिंगल का हॉरेंस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई पृथ्वीराज राठौड़ को। इतना आप याद रख लेंगे, खूब है। अगला क्वेश्चन चले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा डिस्कस किया इस क्वेश्चन पे। लक्ष्य जी कह रहे हैं नेटवर्क इश्यू हो रहा है, कोई बात नहीं लक्ष्य जी। देखिए, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, फिर एक बार बताऊंगा आपको। देखो, चित्तौड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में कौन सा इतिहासकार था? ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आप याद रखना अमीर खुसरो। ये भाई साहब चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थे और इन्होंने इस आक्रमण का वर्णन अपनी जो पुस्तक है खाजाइन उल फुतू है, इसके अंदर किया। ठीक है, याद रख लेना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे कब किया था आक्रमण? 1303 ईस्वी में किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलो, इतना फैक्ट आपको याद हो गया, फिर अपना अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 ईस्वी में किस घटना को लेकर हुआ? तो देखो भाई, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 में ये राय सिंह नगर की घटना है, इसको लेकर हुआ था। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, इसके नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन, इसके बारे में मैंने विस्तृत नोट्स बनाए हुए हैं। अपने किसान आंदोलन है, इसके द्वारा इसके बारे में मेरी विस्तृत नोट्स है। तो आप किसान आंदोलन के नोट्स है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा ऐप पे, तो वहाँ से डाउनलोड करके पूरी आप अच्छे से आप रीड कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए वो मैंने उसमें। क्वेश्चन क्या, नोट्स बनाए।
देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सहायक नहरों में सब नहरों सहित सबसे लंबी नहर है? देखो, कंवर सेन लिफ्ट नहर है ना, सबसे लंबी है। ठीक है, सबसे लंबी है, 151 किलोमीटर है इसकी लंबाई। पर बात कर ले यहाँ पे सहायक नहरों सहित, किसकी बात कर ले? सहायक नहरों सहित बात कर ले तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर ये हो जाती है, और इनकी सबसे लंबी नहर हो जाती है, जिसकी 665.5 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है सहायक नहरों सहित। तो सहायक नहरों के बिना पूछे तो कंवर सेन लिफ्ट नहर है, और सहित पूछे तो सहायक नहरों सहित पूछे तो फिर चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है। इतना क्लियर हो गया? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सबसे लंबी है? क्वेश्चन वही आ गया, वापस आ गया, कंटिन्यू आ गया। चलिए, इसमें राइट आंसर हम कर देते हैं ए आंसर, बीकानेर नगर की जीवन रेखा कहते हैं, बीकानेर नगर की जीवन रेखा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीकानेर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो बीकानेर की जीवन रेखा हो जाएगी। और इससे जलापूर्ति है वो कहाँ पे होती है? बीकानेर में होती है। दूसरी बात गंगानगर में होती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो भाई, ठीक है, अमित जी आपका आंसर भी आया, दोनों में सही है आंसर। देखो, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया है। भारत सरकार की सहायता से 1958 में स्थापित राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है। भारत सरकार की सहायता से 1958 में स्थापित राजस्थान की पहली मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहां पे स्थापित की गई थी? जोधपुर में। अगला है, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द है, उसका प्रयोग किया था ईओ विल्सन ने। किसने किया था? ईओ विल्सन ने किया था। आप याद रख सकते हैं। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? ठीक है, राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत है वो हुई है भाई ब्यावर से, राजस्थान से हुई है। ये आप याद रख लेना, राजस्थान में सूचना का अधिकार। चलो, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का आपको वर्णन मिलेगा? तो भारतीय संविधान है, उसमें कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपको राज्य प्रशासन है वो पढ़ने को मिलेगा? तो राज्य प्रशासन आपको अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में आपको राज्य प्रशासन है वो आपको मिलेगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। राज्य प्रशासन आपको कहाँ पे मिलेगा? राज्य प्रशासन आपको मिलेगा 152 से 237। अगला क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर है, कोई बात नहीं अमित जी, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्लास डेली लेंगे दीपावली के 1-2 दिन को छोड़ के। ठीक है, दीपावली के 1-2 दिन तो नहीं कर पाएंगे, आप भी समझते हैं इस चीज़ को, तो बाकी क्लास अपनी डेली चलेगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। केंद्र व राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी निम्न में से कौन अधिकारी होता है? देखो, केंद्र और राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है वो निम्न में से कौन अधिकारी होता है? तो भाई ये सचिव होता है। कौन होता है? सचिव होता है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है हमारा सचिव मतलब सेक्रेटरी। देखो, मुख्य सचिव का चयन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। वह एक वरिष्ठतम प्रभावी व्यक्ति होना चाहिए जिसे अपनी योग्यता, अनुभव, ईमानदारी तथा निष्पक्षता के कारण सभी अधिकारियों का विश्वास और आदर प्राप्त हो। किस आयोग ने यह सिफारिश की? तो ये सिफारिश की गई है प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। तो ये क्वेश्चन अपना था। इसके अलावा भाई देखो,
आप रेगुलर देखोगे तो भी अच्छा है, और आप तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हो, आपने किसी भी सर का कोर्स ले रखा है तो भी बहुत अच्छा है, और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जेपी भाकर, इसके ऊपर भाई एक तो राजस्थान जीके का कोर्स डाला हुआ है, जिसके अंदर आपको नोट्स भी मैं समय समय पर उपलब्ध कराऊंगा। हालांकि पूरी नोट्स अभी उपलब्ध है नहीं, पर उसमें टेस्ट सीरीज डाली हुई है भाई। कितनी डाली हुई है? टेस्ट सीरीज डाली हुई है। और टेस्ट सीरीज आप किसी भी, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, चाहे कोई भी बुक पढ़ लीजिए, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं निकालोगे तब तक भाई सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से बहुत फ़ायदा होता है। तो भाई 151 रुपये के अंदर मैंने राजस्थान जीके का कोर्स डाला हुआ है, और जिस दिन मैंने कंप्लीट टेस्ट सीरीज और जीके डाल दूंगा उस दिन ये कोर्स 500 रुपये का हो जाएगा। तो अभी आप 151 में ले सकते हैं। इसके अलावा करंट जीके भाई जनवरी से अब सितंबर तक है अभी तक तो, पर आगे दिसंबर तक आपको उपलब्ध करवाऊंगा इसमें। और ये 51 रुपये का कोर्स डाला हुआ है, तो आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। ऐप पर है, ऐप का नाम आपको पता ही है, जेपी भाकर हमारे चैनल का है। देखिए, किस देश में भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो ये बांग्लादेश के साथ करती है, और सबसे कम है वो अफगानिस्तान के साथ करती है। किसके साथ करती है? अफगानिस्तान के साथ करती है। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ तो लगती है 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? तो गिर जंगल है गुजरात के अंदर है, और एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। पर भाई इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो अपना ये बनता है, चीते। भाई अभी चीते बहुत फेमस रहे हैं। कहाँ से लाए गए हैं? नामीबिया से लाए गए हैं। और किस अभयारण्य में रखे गए हैं? किस अभयारण्य में रखे गए हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, ऑफलाइन देख रहे हो, देखोगे तो भी बता देना, ऑनलाइन हो तो अभी बता देना। चलिए, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो चिल्का झील है। ठीक है, ओडिशा के अंदर है। सबसे खारे पानी की झील है भारत भारत चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो याद रख लेना। तो चिल्का झील हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का अणुभार पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है, ये दिया गया है बाय आंसर डाल्टन के द्वारा। बिल्कुल राइट आंसर बताया भाई। कूनो कूनो नेशनल फॉरक है, इसके अंदर है, वो लाए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूनो याद रख लेना। ठीक है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है, जो कि है। तो भाई इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो, पहले तो एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और एक है एचआईवी, इसकी भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा रेट्रो वायरस। अगला है मियादी जवर या टाइफाइड फीवर, ये किस कारण होता है? देखो, मियादी जवर बात करें, टाइफाइड फीवर है, ये है, तो ये जीवाणु की वजह से होता है। और देखो, इसको अपन टाइफाइड है, इसको हम कहते हैं भाई टाइफाइड फीवर है, या मियादी बुखार है, इसको हम मोती झरा भी कहते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं इसको? मोती झरा के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो रोगवाहक है वो होता है साल्मोनेला टाइफी। ये रोगवाहक है, और ये क्या होता है? जीवाणु होता है। ये साइलोनेमा टाइफी क्या होता है? जीवाणु होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अमित जी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप।
ठीक है, रेट्रोवायरस सही दिया था पिछले, और आपने फुल फॉर्म भी अच्छी लिखी है। देखो, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस। देखो, प्राकृतिक रूप से बात करूं ना मैं, बड़ा कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। प्राकृतिक रूप से बात करें तो एथिलीन होती है, पर बात करें हम यहाँ पे भाई साहब कृत्रिम तरीके से, इस तरीके से बात करें कृत्रिम रूप तरीके से, तो फिर एथाइन होगी। क्या होगी? एथाइन, जिसको आप एसिटिलीन कहते हैं। एथाइन या एथाइन को ही बोलते हैं एसिटिलीन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा से आंसर। तो एथिलीन होती है प्राकृतिक रूप से पकने में सहायक, पर अगर कृत्रिम तरीके से पकाना है तो एसिटिलीन का छिड़काव करेंगे और उस वजह से कृत्रिम तरीके से फल है वो पक जाएंगे। एथाइन भी इसे कहते हैं, ये आप याद रख लेना। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट, देखो भाई, मेथिल एल्कोहल, और वास्तव में मेथिल एल्कोहल क्या होता है? ये एक विषैला द्रव्य होता है। ठीक है, विषैला द्रव्य होता है, और जो केमिस्ट बेचने वाला होता है, जो सोप बेचने वाला होता है, एथिल और मेथिल में कोई फर्क नहीं होता। देखकर आप पता नहीं लगा पाओगे ये मेथिल है कि एथिल है। दोनों में देखने में एकदम समान कलर के होते हैं, वाइट कलर होते हैं, मतलब रंगीन कह सकते हो एक तरह से, पानी जैसे हो गए एक तरह से। पर मेथिल एल्कोहल है वो एक विषैला द्रव्य होता है, शराब की तरह इसमें गंध आती है, विषैला द्रव्य होता है। पर एथिल एल्कोहल, जिसको आप शराब में भी यूज करते हैं, वो भाई एथिल एल्कोहल शराब में यूज लिया जाता है, तो दोनों में कोई अंतर है नहीं। तो कई बार गया गलती से, अगर जब शराब बनाते हैं, और गलती से लोकल शराब की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल शराब बनाते हैं, बनाने वाले होते हैं, वो कई बार एथिल की जगह मेथिल डाल दिया, इसीलिए शराब बन गई, और भाई साहब पीने वाले के क्या हो गए? राम नाम सत्य हो गए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में 3 प्रकाश मोस्टली यूज लिए जाते हैं, आते हैं। वो है बैंगनी, नीला और लाल। ठीक है, लाल में सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी में कम होता है, तो यह आप याद रख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण बी या हरा है वो भाई प्रभावी नहीं होता है या कम प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे प्रभावकारी है? प्रभावकारी लाल प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा लाल रंग में होती है, सबसे कम होती है बैंगनी में, बैंगनी में हो जाती है सबसे कम, सबसे ज्यादा हो गई हरे में तो होती नहीं है एक तरह से बात करें तो। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक आपका यहाँ से हो जाता है जूल हो जाता है, इसको आप याद रख सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई है भाई? कनाडा से। और आप लोगों के यार कमेंट है ना बहुत कम आ रहे हैं, कारण है आज तो एक है भी, संख्या भी कम है अपनी, दूसरी बात आप लोगों के कमेंट भी नहीं आ रहे, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो कब कृपया जितने भी जुड़े हुए हैं कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के लिए, निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो ये द आंसर इसमें राइट आंसर है। और अगला है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी इसको। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? वायसराय है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष था, होता क्या अध्यक्ष था, पदेन अध्यक्ष वायसराय था। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको उपसभापति या उपाध्यक्ष थे। ध्यान रख लेना, अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के जो अगर आपसे पूछ ले कि अध्यक्ष या सभापति पूछ ले तो ये थे वायसराय।
दूसरी बात अगर बात कर ले इसमें उपाध्यक्ष या उपसभापति की, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1935 देखिए करते हैं अमीर जी, ट्राई करते हैं, कल से अपन करेंगे। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो ये गवर्नर को दी गई थी। किसको दी गई थी भाई? गवर्नर को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता है, ये नहीं है। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अगला है, वो है, भारत के संविधान के निर्माताओं के मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं के मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये उद्देशिका में होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है भाई नोटिफिकेशन भेजना और ये लाइव शो करना यूट्यूब भी भूल गया है, बहुत दिनों बाद में आया हूँ तो, पर कोई बात नहीं, यूट्यूब की भी हम आदत डाल देंगे कि अपन 9 बजे लाइव होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने 1-2 दिन बाद में एकदम बढ़िया क्लास चल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में समृद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में समृद्ध है? दामोदर घाटी। कृषि वित्त और पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? कृषि वित्त और पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था का नाम है नाबार्ड। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 1982 को हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन कंप्यूटर के है ना। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस को बनाने वाली कंपनी, तो एमएस ऑफिस बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो है, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, निर्देश के समूह है उसको प्रोग्राम कहेंगे और प्रोग्राम का जो समूह है उसको सॉफ्टवेयर कहेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया है, उसको इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। अगला है, किसी निश्चित कार्य या उद्देश्य के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या कहा जाता है? तो भाई देखिए, किसी निश्चित कार्य उद्देश्य के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, ये ट्रंकी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन किस प्रकार के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? ट्रंकी सॉफ्टवेयर है वो कहलाते हैं। तो ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वो है, कीबोर्ड का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कीबोर्ड का आविष्कार किनके द्वारा किया गया? तो कीबोर्ड का आविष्कार है वो किया गया है क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स के द्वारा। कीबोर्ड के अक्षरों की पंक्ति की बाईं ओर के 6 बटन क्वार्टी होते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, क्वार्टी ये अपना कीबोर्ड हो गया भाई। तो कीबोर्ड में जो QWERTY ये लिखे होते हैं, तो ये सबसे अपर रो
ऊपर वाली रो में ही तो होते हैं, तो हम इसे अपर रो कहेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है वो है कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह CUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। CUI का पूरा नाम क्या है? देखिए, कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह काम करता है और सिद्धांत पे कार्य करता है, और CUI है इस पे करता है, तो CUI है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो CUI की फुल फॉर्म होती है करेक्टर यूजर इंटरफेस। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रख सकते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? कंप्यूटर शब्द है, उसकी उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से हुई है? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है वो हुई है कंप्यूट से और कंप्यूटर से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द आंसर। पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर है उसकी वार्म बूटिंग है वो की जानी है, तो क्या प्रयुक्त करेंगे? तो कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए हम प्रयुक्त करते हैं, सही आंसर इसमें हो जाएगा अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। डेल का मतलब यहाँ पे डिलीट है, ठीक है। कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट की है वो हम प्रयोग करेंगे, सी आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। शॉर्टकट कीज बहुत जरूरी है, एग्जाम में आएगी। CAD का क्या अर्थ है? देखिए, CAD की फुल फॉर्म पूछी है, तो CAD की फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है, ये आप याद रख सकते हैं। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर को कहते हैं गणक यंत्र, कंप्यूटर को कहते हैं संगणक, कंप्यूटर को कहते हैं परिकलक, और कंप्यूटर को कहते हैं अभिकल्पित। तो मतलब सारे के सारे हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर को हम कह सकते हैं। भौतिक राशियां जैसे कि ताप हो गया है, दाब हो गया है, विद्युत प्रवाह हो गया है, लंबाई है, इत्यादि मापने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो देखिए, भौतिक राशियां जैसे कि ताप, दाब, विद्युत प्रवाह, लंबाई, ये एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार है। इस प्रकार के कंप्यूटर के प्रकार है एनालॉग, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। वाहनों की गति मापने हेतु स्पीडोमीटर, माइलोमीटर में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? देखिए, वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर, माइलोमीटर में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, वो एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला है प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहा जाता है? देखिए, प्रोग्रामिंग है उसमें कई कथन है वो बार बार आ रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उन्हें हम कहते हैं लूपिंग। क्या कहेंगे? हम उन्हें कंप्यूटरी भाषा में लूपिंग कहेंगे। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल आपको पता है, यूट्यूब चैनल की तरह हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसका आपको पता है कि आप JP भाकर लिखकर सर्च कर सकते हैं। वर्तमान में यहाँ पे मैंने राजस्थान GK का बहुत ही शानदार कोर्स डाला हुआ है। राजस्थान GK के अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी, और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं निकाल रहे हैं, तो ये यकीन मानिए आप बहुत ही नुकसान में चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज निकालना बहुत ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज मैंने टॉपिक वाइज डाली है। 151 रुपये का कोर्स है मात्र, ज़्यादा है नहीं, पर हाँ ये है कि टाइम के अनुसार इसकी रेट बढ़ जाएगी। तो आज ही मौका है भाई, जो देख रहे हैं और जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा करंट GK का कोर्स भी मैंने वहाँ पे डाला है, मात्र 51 रुपये का करंट GK का है, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट उपलब्ध करवाया जाएगा PDF के रूप में, ठीक है। बाकी आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना भाई। मैंने मैथ, हिंदी, इंग्लिश इसके क्वेश्चन इसमें शामिल नहीं किए हैं। बाकी आपके इस मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग के मैंने क्वेश्चन नहीं किए हैं, बाकी मैंने सारे के सारे हैं वो ले लिए हैं, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए अलग से अमीची लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है मेरे हिसाब से। इस क्लास में आ जाते हैं आपको, मैंने हर तरह से टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं, इसमें कंप्यूटर भी लिया है, इसमें मैंने दूसरे क्वेश्चन हैं वो भी लिए हैं, राजस्थान GK भी लिया है, बहुत 40 क्वेश्चन राजस्थान GK के लिए हैं, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन साइंस सर इनके लिए हैं, और 15 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के लिए हैं। तो उम्मीद है ये खूब होंगे, ठीक है। बाकी तो जितनी तैयारी करो उतनी ही कर है। सर अब डेली आना रिक्वेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, दीपावली की 2 या 3 दिन की वो तो नहीं आ पाऊँगा लाइव, वो तो आप भी जानते हैं इस समय, ठीक है। बाकी अपन लाइव क्लास रखेंगे,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दीपावली के 2-3 दिन को निकाल देना, बाकी आपको रेगुलर क्लास मिलेगी लाइव। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। और प्रेम जी वर्मा, स्वागत है जी क्लास में। आप वो क्लास समाप्ति पे आए, पर कोई बात नहीं। ठीक है जी, मिलते हैं नई क्लास के साथ कल 9 बजे। कहाँ ये